फंडामेंटल राइट चैप्टर में आपको हमेशा जो है बहुत ज़रूरी है कि आप हर आर्टिकल्स को क्रिटिकली आप पढ़ लें। मेंस के पर्सपेक्टिव से कभी कभी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है, बिकॉज तैयारी ज़्यादातर मेंस की भी करनी चाहिए साथ ही साथ, नहीं तो बाद में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि पीटी एग्ज़ाम के बाद आपके पास टाइम बहुत कम होते हैं, हार्डली 80 डेज होता है। 80 डेज में आप जो है इतने सारे टॉपिक को फिर से रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट GS 1, 2 and 3 ये 3 मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयार करना चाहिए। हम मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्रिटिकली जो है एग्जामिन करे कि फंडामेंटल राइट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ये क्वेश्चन हमेशा आने की उम्मीद बनी रहती है। तो आपका जो आंसर है, एक मॉडल आंसर यहाँ लिखा हुआ है। यू हैव टू गो थ्रू दिस आंसर्स एंड यू हैव टू मेमोराइज द सैलिएंट पॉइंट्स। पहला कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मेंस का आंसर होता है वो की वर्ड्स को बहुत ज़्यादा कैच करता है। जो एग्जामिनर है वो की वर्ड्स देखना चाहता है कि वेदर द की वर्ड्स व्हाट द आंसर ही इज हैविंग दैट इज बीइंग मेंशन्ड इन योर आंसर और नॉट। तो पहला एक कीवर्ड दिख रहा है पार्ट 3 मैग्ना कार्टा, और ये जो है आपका जो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है कि इट इज एक्सेसिव लिमिटेशंस, कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स पर काफ़ी सारे लिमिटेशंस है, इन्यूमरेबल एक्सेप्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, क्वालिफिकेशंस है, एक्सप्लेनेशंस है, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये बहुत लिस्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये ज़्यादातर पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। राइट्स लाइक राइट टू सोशल सिक्योरिटी तो वर्ड यहाँ दिया ही नहीं हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट एंड लेजर, ये सब राइट्स नहीं है जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं। क्रिटिकली हम एनालाइज कर रहे हैं। नाउ देयर द पॉइंट इज द लैक ऑफ क्लैरिटी। इसमें है कि ये क्लैरिटी नहीं है, लाइक पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटीज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह के वर्ड यूज किए गए हैं। सो इसलिए कहा गया है कि दे आर द लैंग्वेज इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये पैराडाइज ऑफ लेयर्स, ये वकीलों के लिए तो ये बहुत आराम से ये कोड इसको आप इंटरप्रेट अलग तरीके से कर सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये हटा दिया गया, मीन्स द लॉज आर नॉट, द राइट्स आर नॉट परमानेंट। इमरजेंसी के टाइम में राइट खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 जो है आपका जो ऑल द फ्रीडम्स आर रिमूव्ड। एक्सपेंसिव रेमेडी, इसको हम रीट पिटिशन में अगर जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं अंडर आर्टिकल 22, 26 या आर्टिकल 32, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन, the critics assert that provision of preventive detention takes away the spirit and substance of fundamental rights। ये preventive detention word जो है इससे fundamental right कमजोर हो जाता है। So these are the critical analysis of fundamental rights। Now we come to the significance of fundamental rights। The constitution, the bedrock of democratic system है एक country का, ये fundamental right is very important। ये जो है एक बिल्कुल फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का। बुलवर्क ऑफ लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट लॉज, प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटीज, सेकुलर फैब्रिक को आर्टिकल 25, 28 में इसको डिफाइन कर देता है। सो एब्सोल्यूटिज्म या आर्बिट्रेरीनेस है या डिक्टेटरशिप है, उस पर एक चेक एंड बैलेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इस सभी चीज को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए यूपीएससी में आपको आंसर लिखने की जरूरत होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू प्रैक्टिस अगर आप मेंस का आंसर लिखने का नहीं करोगे पीटी की तैयारी के साथ साथ, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। पीटी कभी निकल भी सकता है, मेंस में आपकी परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। सो डू प्रैक्टिस द पीटी एंड द मेंस साइमल्टेनियसली। सो दिस पार्ट दैट the most important
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 आर आर्टिकल 265। ये एक लाइन आप लिख सकते हो कि कौन कौन से आर्टिकल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स। ये 4 आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 265, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 301 एंड 326। आर्टिकल 265 that no tax shall be levied or collected except by authority of law में इस टैक्स की बात कर रहा है। अनलेस लॉ डिफाइन नहीं करेगा टैक्स नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 300A, किसी भी आदमी का प्रॉपर्टी से हम डिप्राइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आर्टिकल 31A में आ गया, आर्टिकल 301। ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, ये आपका कि एवरीवेयर यू कैन प्रोपेगेट योर ट्रेड एंड कॉमर्स, सो आर्टिकल 301 एंड 326 इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड MLA ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज राइट टू वोट, ये आर्टिकल 326। ये जो 4 आर्टिकल्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम लोग बात करेंगे कि क्रिटिकली एनालाइज तो कर लिया फंडामेंटल राइट्स को। नाउ वी विल एनालाइज इन द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि आपका ये फंडामेंटल राइट जो है ये किन किन कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा सा नाउ वी कम टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। Before the last topic what we have discussed regarding the critique and significance of fundamental rights, there comes this one the directive principles. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको जो है अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कभी कभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर, ये हो जाता है अंडर आर्टिकल 368। कैन पार्लियामेंट यूज दिस पावर टू डिस्ट्रॉय द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ? कैन इट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली? क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकता है, फंडामेंटल राइट नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर सकता है? इसके ऊपर में बहुत डिस्कस हुआ, देयर आर सो मेनी डिसाइडेड केसेस। ये केसेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये आंसर लिखना पड़ता है। अनलेस यू विल नॉट राइट द केसेज, कोर्ट केसेज, सुप्रीम कोर्ट केसेज, आपका एग्जाम में नंबर आने की उम्मीद बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को भी देख रहा हूँ कि व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। तो इसमें पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, इसके डिबेट से ही ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निकलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकलेगा। तो ये जो पहला जो केस है वो है शंकरी प्रसाद केस, जो हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया और पहला अमेंडमेंट 51 में आ गया। शंकरी प्रसाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, कभी कभी यही पूछा जाता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पीटी में मैचिंग में पूछते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज चैलेंज्ड क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते थे। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इट इटसेल्फ अंडर 368 इज द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने आर्टिकल 13 जो है जो लॉ को डिफाइन करता है वो बोला कि द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ, सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ की बात करता है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Therefore, Parliament can take away any fundamental rights. Means Constitutional Amendment Act is a type of the fundamental right itself. ये 1951 का जो शंकरी प्रसाद केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। में शंकरी प्रसाद बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट को हम अंडर आर्टिकल 368 बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं। नाउ कम द नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट केस गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस पे आप एक थोड़ा सा डिटेल रिपोर्ट बना लीजिएगा अलग से। ये 17th अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है 17th अमेंडमेंट एक्ट को
चैलेंज किया गया। पार्लियामेंट ने जब अमेंडमेंट एक्ट लाया तो इसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया स्टैंड को, बोला कि नहीं, शंकरी प्रसाद जी जो बोले हों, ये बोला कि फंडामेंटल राइट जो है ट्रांसेंडेंटल है, इम्यूटेबल पोजीशन है, ये बदले जाने लायक नहीं है, ये राइट दिया गया है, दैट्स वाई फ्रीडम हैज कम, कि ये देश की जनता को राइट मिला हुआ, इसको आप नहीं बदल सकते। मतलब कि शंकरी प्रसाद केस को अपोज कर दिया गोलकनाथ केस ने, इसलिए बोला हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज, इसलिए पार्लियामेंट इसको बदल नहीं सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 13, देयरफॉर इट वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट, इट वुड बी वायड। में जो भी अमेंडमेंट है जो फंडामेंटल राइट को चैलेंज कर देता वो वायड होगा। मीन्स ये जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दिस केस इज गोलकनाथ केस, ये यही बात करता है, इसको याद कर लीजिएगा, बिकॉज यू रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। शंकरीनाथ बोला बदल सकते हैं, गोलकनाथ बोला नहीं बदल सकते हैं। नाउ जी ये जो गोलकनाथ केस का ये 71 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिएक्ट कर दिया गोलकनाथ पे, क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वांट यूज द वर्ड सोशलिस्ट, कि भाई फंडामेंटल राइट जब नहीं बदल सकते तो प्रॉपर्टी का भी मैटर हम नहीं हटा सकते, और जब तक प्रॉपर्टी को हम धनी लोगों से नहीं लेंगे तब तक कैसे सोशलिज्म आएगा देश में। तो दैट वाज द बेसिक डॉक्ट्रिन। उन्होंने बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट को भी बदला जा सकता है, दैट्स वाई शी ब्रॉट 24th अमेंडमेंट। उसने बोला कि भाई आर्टिकल 13 और 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर लॉ की बात करता है 13, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता 368, डिक्लेयरिंग द पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट पावर। रिवर्स कर दिया किस केस को, गोलकनाथ को 24th अमेंडमेंट में, कि भाई ये जो है पार्लियामेंट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट को अंडर 368 इसको जो है, या आर्टिकल 13 के अंदर में जो भी है इसको हम बदल सकते हैं। तो ये आपका 24th अमेंडमेंट हो गया। अब चलिए अब आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर में भी एक केस है, कोर्ट लॉ है, इसको आप देख लीजिएगा अलग से, इस पे एक पूरा राइटअप लिखने की जरूरत पड़ेगी। फाइनली केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स गोलकनाथ वर्डिक्ट, गोलकनाथ के वर्डिक्ट को इसने ओवररूल कर दिया। इट अपहेल्ड द 24th अमेंडमेंट, बोला 24th अमेंडमेंट बिल्कुल सही है, अब पार्लियामेंट को पावर है। तो हेज द कोर्ट लेट डाउन द न्यू डॉक्ट्रिन। यहां पर एक डॉक्ट्रिन आया किस केस में, केशवानंद भारती केस में, जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है हमारे। तो मैं इस बैकग्राउंड में कौन कौन सा केस दिखा दिया आपको, इसके बैकग्राउंड में 24th अमेंडमेंट तो दिखाई दिया, गोलकनाथ दिखा दिया, और शंकरी प्रसाद केस दिखा दिया। पहला शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, 24th अमेंडमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हमको समझना होगा। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये हमको फाइनल, अभी हम उस पर बाद में आएंगे, थोड़ा सा हम इसको देख लेते। मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस, पार्लियामेंट ट्राई टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये भी बंद करने की बात किया 42nd अमेंडमेंट में। बोला कि भाई कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, पार्लियामेंट हैज गॉट द एब्सोल्यूट पावर। सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, और 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी, और कोर्ट रूल्ड दैट द सिंस कॉन्स्टिट्यूशन हैज रेफर्ड लिमिटेड रीजनिंग अमेंडमेंट पावर टू द पार्लियामेंट, so a basic structure of the constitution has to be understood। 80 के बाद 81 में आ गया, सुप्रीम कोर्ट अगेन एडहियर टू द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मीन्स आप देख रहे हैं कि मिनर्वा मिल केस हो या कोई भी केस हो, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात लगातार आती जा रही है। तो मैं आपको एग्जाम में एक ट्रैप आता है कि ये बोलेगा कि इन योर ओपिनियन व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेवर डिफाइन द कंप्लीटली एग्जॉस्टिव लिस्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स, ये लेकिन 18 पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। दैट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पार्ट सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बार 2026 में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया
कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ लिखा हुआ है। मीन्स आर्टिकल 390 टू 395 के बीच के क्वेश्चंस आ गए थे। सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सेक्युलर कैरेक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट है, यूनिटी, इंटेग्रिटी, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, ये सब याद रख लीजिएगा। फ्रीडम एंड डिग्निटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बेसिक जो हार्मोनी है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अंडर आर्टिकल 326 जो आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द आर्टिकल 368, and principles underlying the fundamental rights. These 18 you please try to memorize. These are the basic structure of the constitutions. So I feel that with this one we have covered at least 1 or 2 main answer. You have understood that how the main answer to be written. इसमें क्या हमने मेन पॉइंट देखा, कीवर्ड कॉन्सेप्ट। आप जो कीवर्ड्स अगर नहीं याद रहेगा तो मेन में आपके आंसर में मार्क्स नहीं आएंगे। तो आई एम टेलिंग यू दैट along with PT you have to prepare for the मेंस आंसर साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग 2 पॉइंट्स पे बहुत क्लियर हैं कि जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पीटी एंड मेंस गो टुगेदर। यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल राइट्स पहले पढ़ चुके हैं और इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए, क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कर लिए हैं। नाउ वी कम टू द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक हम लोग कहाँ पर थे, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग कहते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 35 तक तो हम लोग आए थे फंडामेंटल राइट्स में। यहाँ से शुरू कर देते हैं तो 36, तो 36 इज दी डीपीएसपी। ओके, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डीपीएसपी आया कहाँ से है भाई, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस डाटा फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, विच इन टर्न, और आयरिश लोग कहाँ से लाए हैं, तो स्पेन से लाए हैं। तो ये याद रखिएगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन। समटाइम्स क्या होगा कि आपको मान लिया कि नहीं दिया, ये ऑप्शन में स्पेन दे दिया, तो भाई ठीक है, मैच स्पेन से कर दीजिएगा। B.R. Ambedkar famously described these principles as the noble features of the Indian Constitution. नोबेल फीचर्स, कभी कभी यही पूछ देता है कि नोबेल फीचर्स B.R. अम्बेडकर किसके बारे में कहते हैं। इसके बारे में एक और बात कहा जाता है, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो इसमें फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसीलिए ग्रैनविले ऑस्टिन इसको डिस्क्राइब करते हैं कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है इसके बारे में है कि दीज आर द आइडियल्स ऑफ द स्टेट। ये एक चीज थोड़ा सा यहाँ समझने की बात होती है, ये क्वेश्चन कभी कभी पीटी में आने की संभावना बन जाती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये वर्ड कहाँ से आया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर्ड 1935 का वर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर B.R. अम्बेडकर बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वर इशू टू द गवर्नर जनरल। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल को दिया गया था, और यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आज के टाइम में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। इसमें बात होती है कि वी आर नॉट ए पुलिस स्टेट, वी आर ए वेलफेयर स्टेट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात होती है। दीज आर नॉट लाइक द फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि रीट नहीं लागू होता है इसमें,
रीट पिटिशन होता है ना कि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो हम रीट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 या 226 पहुंच जाते हैं रिस्पेक्टिवली टू सुप्रीम कोर्ट और टू द हाई कोर्ट। नहीं, यहाँ पर हमको जो है नॉन जस्टिसिएबल है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय द कोर्ट टू इम्प्लीमेंट देम। तो ये कंपेलिंग फैक्टर नहीं है जैसे फंडामेंटल राइट्स में है। तो ये आपको 4 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रोल इन जुडिशियल रिव्यू ये इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट बीइंग नॉन जस्टिसिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए कि स्टेट किस तरीके से फंक्शन करेगा। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो आर्टिकल 14 19 में लगाते हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लगाते हैं। अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट contain any formal classification of directive principles. However, on the basis of content and direction, इसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। तो ये यूपीएससी में खासकर ये पूछा जा सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स क्या क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के कॉन्टेक्स्ट से इस तरह के मेन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। आर्टिकल 38 जो है सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, सोशल जस्टिस की बात करता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये जो आपका प्रियम्बल में जो वर्ड है, यही सेम वर्ड आर्टिकल 38 में आता है। आर्टिकल 39 जो है ये बात करता है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स, जैसे कि आप राइट टू फूड, खाना जो बांटते हैं हम लोग, ये जो इसी के अंदर आता है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे हो जाए और बाकी लोगों को रिसोर्स ही नहीं मिले। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो है ये पूरे के पूरे आ जाते हैं आपको आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39A कभी मैचिंग में पूछ देगा कि भाई क्या है, फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन, ये तो फंडामेंटल राइट में भी आ गया। आर्टिकल 21A में अनएम्प्लॉयमेंट में आप कुछ देते हैं उनको, भत्ता वगैरह देते हैं, ओल्ड एज, सिकनेस, ये सब पूछा जा सकता है आपको आर्टिकल 41 कि ये किस में आता है, कि आप जो वृद्धा पेंशन जो है, महिलाओं का पेंशन किस में, आर्टिकल 41 में। और ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क जैसे मैटरनिटी रिलीफ देते हैं, ये किस में आएगा, तो आर्टिकल 42 में आएगा। पीरियड्स के टाइम में लीव बिहार में दिया जाता है, किस में आएगा, आर्टिकल 42 में आएगा। लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड, ये सब आपको आर्टिकल 43 में आएगा। टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, जो JCM जो होता है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ताकि जो वर्कर जो है मैनेजमेंट के साथ मिल के मैनेजमेंट करेगा फैक्ट्री का, ये किस में आएगा, आर्टिकल 43A में आ जाएगा। आर्टिकल 50 सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपको याद करना पड़ जाता है। ये अगर याद नहीं रहेगा तो आपका मैचिंग ऑफ द क्वेश्चंस जो है पीटी में नहीं बन पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आप एक अपने डायरी रखिए और ये सबको याद करके रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 2 में। ये आपका जो DPSC पार्ट 2 जो है ये बोलता है कैसे फंक्शन करता है। गांधीयन फिलॉसफी वगैरह की तो बात हम करेंगे ही। तो ये जो है आपका DPSP आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल और व्हाट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट देम। तो BN राव हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर के कैपेसिटी में थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। वो बोलते हैं कि इसको जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल में हम लोग डाल सकते हैं। वाई नॉन जस्टिसिएबल, कि कंट्री डिड नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हम बिल्कुल सब लोग को तो दे नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे देश की स्थिति अच्छी होती जाएगी हमें इसको लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशलिस्ट कंसिडरेशंस करने की बात होती है। BR अम्बेडकर भी यही बात करते हैं। हालांकि लीगल फोर्स नहीं है, बट वी हैव टू यूटिलाइज देम। यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स,
भाई एम्पलीफाइंग द प्रीएम्बल, पॉलिटिकल यार्डस्टिक है। ये सभी चीजें जो है आपको इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में आ जाते हैं। यहाँ पर जो टाइमलाइन जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट है जिस कॉन्टेक्स्ट से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आगे बढ़े। जैसे चंपकई दुराई राजम केस, चंपकई दुराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट शुड प्रिवेल, क्योंकि ये सब्सिडियरी है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। कभी कभी डीपीएसपी को लागू करने के लिए जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया ताकि डीपीएसपी को लागू किया जाए। गोलकनाथ केस हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि ये कैनॉट अमेंड, लेकिन 25th अमेंडमेंट एक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि मैसिव अमेंडमेंट की बात करने लगते हैं। केशवानंद भारती केस, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन एज सच इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी यही क्वेश्चन 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिला के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। मिनर्वा मिल केस हम लोग डिस्कस किए ही हैं इसको। सो करेंट स्टेटस क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंजॉय सुप्रीमेसी ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Only the directive principles under Article 39B and C has supremacy over the fundamental rights under Article 14 and 19। यही आपको करंट स्टेटस या कंक्लूडिंग रिमार्क में लिखने की जरूरत पड़ जाती है। तो आई थिंक दैट आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 इस बीच में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप इसको पढ़ लेंगे। जो बेसिक पॉइंट्स है मेंस के पर्सपेक्टिव से लिख लीजिएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स है इसको और डिसाइडेड कोर्ट केसेज को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, तो आपको ये हमें लगता है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं एक दूसरा पॉइंट पर जिसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में आया गया। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है, और इसको The founding fathers did not feel the need to explicitly mention the duties of citizens। शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। लेकिन इसको हम लोग कहाँ से लाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसएसआर का, रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर, पहले नाम यूएसएसआर था, वहाँ से हम लोग लाए हैं। और ये लिख रहे हैं द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ erstwhile USSR, one of the constitution of major western democratic countries like USA, Canada, France, Germany, Australia, वो सब में ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लिखा हुआ है। हम लोग कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से। दे वर एडेड ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में लगाया गया, इंदिरा गांधी का टाइम में 1975-77 में। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको रखा गया है। 86th अमेंडमेंट एक्ट में एक राइट और जो है एजुकेशन वाला इसमें ड्यूटी जो है एक ड्यूटी और डाल दिया गया, वन मोर ड्यूटी। तो 86 का कभी कभी पूछा जाता है, तो हमें क्या पढ़ रहे हैं? ये आर्टिकल 51A की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 51A पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद ये आ जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल ड्यूटीज का थोड़ा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड है कि सबसे पहले स्वर्ण सिंह कमेटी ने का रिकमेंडेशन आया। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। बोला कि फंडामेंटल ड्यूटी के रिकमेंडेशंस को ये कुछ चीजें इनका जो है इम्प्लीमेंट किया गया और कुछ चीजें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये कभी कभी क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो कमिटी एम्फेसाइज्ड दैट सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस। अपना राइट्स तो देखिए ही, लेकिन अपनी ड्यूटी को भी देखिए, हमेशा बोला जाता है। शुरू में स्वर्ण सिंह के टाइम में 10 फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो गई। किस अमेंडमेंट में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो स्वर्ण सिंह कमिटी एक्चुअली सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8। गवर्नमेंट ने कुछ को रिजेक्ट कर दिया, और इट ऑल्सो सजेस्टेड फ्यू थिंग्स द गवर्नमेंट रिजेक्टेड। और ये क्या है? पार्लियामेंट शुड बी एम्पावर्ड टू इम्पोज। जो रिजेक्टेड पॉइंट्स क्या है? पेनाल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्यूटीज, कि नहीं भाई अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे तो पेनाल्टी मिलेगा। इसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया। हालांकि कुछ प्रोविजन अभी भी है कि जैसे कि आप
झंडे के सलामी के टाइम में खड़े ना हो, तो देयर आर प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर दैट, लेकिन इसको एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में रिजेक्ट किया गया है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको याद रखिएगा। आई जस्ट टेल यू वन स्टोरी कि बीपीएससी में यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखा, यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम लिखा और उसी के साथ साथ 1 महीना के अंदर में बीपीएससी की भी परीक्षा आ गई। और मैंने कुछ यूपीएससी के एग्ज़ाम लिख के बहुत पढ़ लिए थे, तो मन नहीं कर रहा था कुछ ज़्यादा पढ़े। फिर भी मैं सोचा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स को याद कर लेते हैं जो नॉर्मली हम यूपीएससी के टाइम में याद नहीं किए रहते हैं, थोड़ा रट लेते हैं चीज़ों को। तो मैंने क्या किया, ये फंडामेंटल ड्यूटी उनमें से एक था। मैं बोला कि 10 फंडामेंटल राइट, 11 फंडामेंटल राइट्स को हम एक साथ जो रटते हैं पूरा, और हमने इसको रटा। और मेरा भाग्य अच्छा था कि बीपीएससी में यही क्वेश्चन ही आ गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो कभी कभी ये फायदा करता है। तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स कुछ कुछ चीज़ों को याद करना पड़ जाता है, बिकॉज टेक्निकल वर्ड्स आर देयर। और नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनाल्टी शैल बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये भी इन्होंने इसको नहीं माना गया। ड्यूटी टू पे टैक्सेज शुड बी ए फंडामेंटल ड्यूटी, कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी है कि टैक्स पे करना है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने रटा था आर्टिकल 51A पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 11, कैसे रटा था हमको याद आ रहा है। हमने एक कहानी बनाई कि धूप का समय था, हमारे जो गुरु जी थे, मान ली कोई गुरु जी का नाम लेकर सत्यनारायण पांडे जी थे, उन्होंने जो है सो बोला कि फ्लैग होस्टिंग होगा और तुम लोगों को झंडा गीत गाना है। तो पहला क्या होगा कि धूप का समय था और हम लोग फ्लैग होस्टिंग करने के लिए झंडा के सामने खड़े हो गए। और उसके बाद भाषण शुरू हो गया उनका। उन्होंने भाषण दिया कि भाई तुम लोग जितने देश की आज़ादी में लोगों ने जितनी जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उसको तुम लोग याद करो, उनको नमन करो, तुम लोग सैल्यूट करो। ये सब बातें शुरू हो गई। तब तक में एक दूसरे लोग आ गए, बोले कि भाई देश का जो है सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए हम लोग चलिए कसम खाते हैं। तो ये सब झंडे वाले दिन 3-4 कहानियाँ हो गई। एक जो है सो बोले कि भाई जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी उन सबों के लिए जो है हमें भी कुर्बानी देनी चाहिए। तो ये 4 तो पॉइंट हो गए जो कि झंडे वाले दिन नॉर्मली भाषण में बोला जाता है। तो ये क्या है कि भाई आप जो है टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप खड़े हो गए धूप में और नेशनल फ्लैग फहरा के, जन गण मन गा के स्ट्रगल को याद किया, सॉवरेंटी की बात किया और ये बोला कि ये हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या हुआ भाई, झंडा खत्म हो गया, फिर हम लोग को बैठा दिया गया, बोला कि सभी लोग आप फील्ड में आइए, बैठिए और आपको जिलेबी खिलाया जाएगा। तो धूप के बाद हम लोग जिलेबी खाने बैठे। तो सभी में हुआ कि कॉमन हारमोनी, ब्रदरहुड है, सब लोग वहाँ पर कम्युनल फीस्ट हम लोग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हारमोनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और सबको जो है जिलेबी खाने को दिया जा रहा है। और इसमें क्या हुआ कि भाई पहले जो है सब जो लड़कियां थी उनको बोला पहले जिलेबी उनको खिला दो, क्योंकि ये कस्टम होता है, द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तब 5वां तो याद हो गया आपको। तो ये आपको जो है समझ में आ गया कि भाई ये 5 तक तो हमको याद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कल्चरल प्रोग्राम हुआ। तो कल्चरल प्रोग्राम में हम लोग अपना अपना ड्रेस पहन के, अलग अलग स्टेट का ड्रेस पहन के हम लोगों ने शाम को कल्चरल प्रोग्राम किया। तो 6 तो याद हो गए आपको। तो जब 6 याद हो गया तब बचा कितना, 5 और। क्या क्या किया हमने भाई, धूप में हम लोग झंडा फहराए, संजोग से 15 अगस्त था लेकिन धूप था। और उस दिन जो है झंडा हमने गाना गाया और हम लोग याद किए जो लोगों ने कुर्बानी दिया है, देश की एकता अखंडता की बात की, देश के लिए मरने मिटने की बात की। फिर हम लोग आ गए, जिलेबी खाए, ब्रदरहुड किए, महिलाओं को पहले खिलाए, फिर हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम किया। तो 6 तक तो आपको याद हो गए। ऐसे ही मैंने याद किया था, मैं आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूँ। 7वां क्या है, अब हम लोग का हुआ कि भाई ठीक है आप लोग जिलेबी खा लिए, कल्चरल प्रोग्राम के लिए चलिए भाई पेड़ पौधा कुछ लगाओ। आज के दिन में अशोक का पेड़ लगाना है। तो हमने बोला चलो नेचुरल एनवायरनमेंट किसके किनारे, तब हमारे स्कूल में एक तालाब था, तालाब के किनारे जाके हम लोगों ने पेड़ लगाया है ना। तो अब बताया कि भाई पेड़ लगाते समय वही भाषण दिए कि वाइल्ड लाइफ को बचाओ, ये बचाओ। तो ये बातें जब हो गई, लेकिन जो साइंस के जो टीचर थे
ये जो है बोले कि भाई आप लोगों ने पेड़ उड़ लगाए हो तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान से तो समझो, पेड़ फायदा क्या करता है, साइंटिफिक रिफॉर्म तो चाहिए, कैसे पेड़ ऑक्सीजन लाता है, कैसे पेड़ बारिश लाता है। और इस पेड़ की रक्षा के लिए चारों बगल जो है गार्ड लगा दो। गार्ड क्यों लगाओ, ताकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको कोई उखाड़ के न ले जाए। तो हो गया 9 तक, ठीक है। तो शाम को पेड़ लगाए थे, मतलब कि कहाँ पर भाई, तो हम लोग 7वां में। तो 7वां हो गया पेड़ लगाना, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंस वाले आ गए और इसको हम लोग गार्ड लगा दिए। अब क्या है कि भाई हम लोगों ने बोला कब हम अपने स्कूल का झंडा को ऊंचा करना है, हम लोग हर चीज़ में बहुत हायर लेवल का काम करेंगे, 90% से ज़्यादा रिजल्ट लाएंगे, क्यों नहीं 10 मतलब 100 में 100 नंबर लाएंगे, ये सब बातें होने लगी। और इसके बाद जो है हुआ कि भाई एजुकेशन जो है, एजुकेशन तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए, फ्री में दिया जाना चाहिए। लास्ट जो है 11th बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया। तो मुझे लगता है कि आप ये 11 को एक स्टोरी बना के आराम से इसको कवर कर सकते हो। तो ये जो 11 पॉइंट है, इसको हम लोग क्या देखते हैं, इसमें मोरल एंड सिविक की बात है, इंडियन ट्रेडिशन की बात है, सिटीजन सेंट्रिक बात है, नॉन जस्टिसेबल है। तो ये सब चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बड़ा इजी है, आप पढ़ लीजिएगा, मुझे रिमाइंड करता है। 99 में ये जो है वर्मा कमेटी का रिपोर्ट आया, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स वाज सेट टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस। और इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट, ये वाला पॉइंट वर्मा कमेटी ने डाल दिया 1971 में। क्या भाई कि अगर झंडा उंडा फहराया जा रहा है नेशनल एंथम का टाइम में, आपको खड़ा होना जरूरी है, अदरवाइज पनिशमेंट वगैरह आपको मिल सकता है। तो ये आपका कभी कभी पीटी में क्वेश्चन आ जाता है, वर्मा कमेटी ने क्या बात कहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि अप टू 51A whatever the important topics are there, salient topics are there, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आपका काम क्या है कि आप फंडामेंट यहाँ तक 51A तक का चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के, रिवाइज करके, याद करके, इस पार्ट जो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पीटी के निकलने के बहुत उम्मीद बन जाते हैं। हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो एक पीटी में एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आप 10,000 स्टूडेंट के ऊपर बैठ जाते हो। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है कि आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।